देखिए, पिछले लेक्चर में अपन ने ऑर्डर 38 रूल 6 तक बात कर ली थी। आज अपन बात करते हैं रूल 7 पर, मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट। जो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की अपन बात कर रहे हैं, तो अटैचमेंट का मोड क्या होगा, वो रीति क्या होगी। द अटैचमेंट शैल बी मेड इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। डिक्री के एग्जीक्यूशन की जो बात है वो ऑर्डर 21 में है, और ऑर्डर 21 में बहुत सारे रूल्स हैं। जब अपन ऑर्डर 21 की बात करेंगे तो एग्जीक्यूशन की डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो ऑर्डर 38 में अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें भी वही रीति अपनाई जाएगी अटैचमेंट की। इस अदालत के द्वारा वही रीति अपनाई जाएगी अटैचमेंट की, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट की, जो कि रीति ऑर्डर 21 में जब एग्जीक्यूशन किसी डिक्री का किया जाता है और वहाँ जो अटैचमेंट के प्रोविजंस हैं वही प्रोविजंस लागू होंगे। सीधी सी बात है। अब आप बात करें रूल 8 की, एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट। निर्णय के पूर्व कुर्क की गई जो संपत्ति है उसका न्याय निर्णय। देखिए, समझिए, जहां कोई दावा निर्णय के पूर्व कुर्क की गई संपत्ति के लिए किया गया है, ओके, यहां तक बात समझ में आ गई, वह ऐसे दावे का न्याय निर्णय एडजुडिकेशन उस रीति से किया जाएगा, उस मोड से किया जाएगा जो धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति के दावों के न्याय निर्णय के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित है। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट, इस पर बात कर रहे हैं अपन, रूल 8 पर बात कर रहे हैं। वेयर एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट, such claim shall be adjudicated upon in the manner herein before provided for adjudication of claim to property attached in execution of a decree for the payment of money। आप यदि ऑर्डर 21 को निकाल के देखेंगे तो वहां पर आपको टाइटल क्या मिलेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, पेमेंट अंडर डिक्री। तो रूल 8 की भी ऐसी बात है। तो दिस इज फॉर द सेक ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट। 9 पर आ जाइए, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन सिक्योरिटी फर्निशेस और सूट डिसमिस्ड। या तो प्रतिभूति दे दी जाए या वाद खारिज कर दिए जाने पर कुर्की का हटा लिया जाना। यदि सिक्योरिटी वो दे देता है डिफेंडेंट तो कुर्की को हटा लिया जाएगा, और यदि प्लेंटिफ का वाद ही खारिज हो जाता है, इफ द सूट इज डिसमिस्ड ऑफ द प्लेंटिफ, उस सूरत में भी कुर्की हटा ली जाएगी। क्या ये बात इस रूल 8 में, 9 में है? When an order is made of attachment, when an order by court is made for attachment before judgment, the court shall order the attachment to be withdrawn when the defendant furnishes the security required, जो अपन ने बात की, together with security for the cost of attachment। जो अटैचमेंट में जो कॉस्ट आई वो भी खर्चा जमा कराए, सिक्योरिटी भी जमा कराए, या तो ऐसी सूरत में अटैचमेंट हटा लिया जाएगा। और व्हेन द सूट इज डिसमिस्ड, जब प्लेंटिफ का दावा ही खारिज हो गया, नाउ व्हाट टू टॉक अबाउट अटैचमेंट, व्हाट टू टॉक अबाउट अटैचमेंट, उसका दावा खारिज हो गया।
जहां निर्णय के पूर्व कुर्की के लिए आदेश किया जाता है, वहां जब प्रतिवादी अपेक्षित प्रतिभूति जो अदालत के द्वारा चाही गई प्रतिभूति है, उस प्रतिभूति के सहित जो कुर्की के खर्चों के लिए देता है, कुर्की में जो खर्चा आया वो दे दे, सिक्योरिटी दे दे, तो अटैचमेंट हट जाएगा ऑफ द प्रॉपर्टी। जब वाद खारिज कर दिया जाता है वादी का, तब न्यायालय कुर्की को प्रत्याहरण के लिए आदेश दे सकती है कि कुर्की का विड्रॉल हो जाए। मीनिंग देयर बाई, इन दोनों स्थितियों में द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट विल बी विड्रॉन। इसी तरह से रूल 10 क्या कहता है? मैं समझता हूं रूल 10 ये कहता है कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट अफेक्ट राइट्स ऑफ ए स्ट्रेंजर नॉर बार डिक्री होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर सेल। कोई प्रॉपर्टी है, उसके संबंध में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, देखिए किसी और केस की बात कर रहे हैं, तो डिफेंडेंट की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो कि डिक्री होल्डर उसको बिकवाना चाहता है, या कोई स्ट्रेंजर है जो कि इस दावे में नहीं है, जो पेंडिंग है, जिसमें ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन अटैचमेंट बिफोर जजमेंट लगाई गई है, इस तरह की प्रॉपर्टी, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स। निर्णय के पहले की गई कुर्की से न तो उन व्यक्तियों के जो वाद के पक्षकार नहीं हैं, उनके अधिकारों पर जो कुर्की के पूर्व विद्यमान थे, न तो प्रभाव पड़ेगा, न प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी कुर्की के अधीन संपत्ति का विक्रय ऐसी डिक्री के निष्पादन में कराने के आवेदन करने से वर्जित होगा। समझिए, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स। उनके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स किनके? एग्जिस्टिंग प्रायर टू द अटैचमेंट ऑफ persons not parties to the suit। होते हैं। ऑर्डर 21 की बात, निर्णय के पूर्व की गई ऐसी कुर्की को जहां तक हो सके लागू होंगे जो निर्णय के पश्चात नियम 11 के उपबंधों के आधार पर जारी रहती है। किसी ऐसे वाद में जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया है, इस बात को और समझ लीजिए कि मुकदमा चलते चलते, देखिए ऑर्डर 38 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अपन, एक मुकदमा प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ किया और मुकदमा चल रहा है, बीच में प्लेंटिफ ने एक एप्लीकेशन लगाई अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट, और वो प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है, और मुकदमा चलते चलते एक बार वादी गैर हाजिर हो गया, उसका वकील गैर हाजिर हो गया। ऐसी सूरत में क्या होगा? डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो जाएगा, डीडी हो जाएगा केस। क्यों हो जाएगा? आप याद करिए, अपन ने जब ऑर्डर 9 पढ़ा था, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, तो ऑर्डर 9 रूल 8 की शक्ल देखिए
कि व्हेन प्लेंटिफ इज एब्सेंट एंड डिफेंडेंट इज प्रेजेंट, तो क्या होगा, द कोर्ट में डिसमिस द सूट ऑफ प्लेंटिफ, इट इज अ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डीडी। अब यदि मान लीजिए मुकदमा डीडी हो गया, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया, प्लेंटिफ के गैर हाजिरी में, अदम हाजिरी अदम पैरवी में, यदि मान लीजिए उसका मुकदमा, उसका सूट, उसका दावा डिसमिस हो गया, तो वो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाएगा। हमने आपको बताया था ऑर्डर 9 रूल 8 में यदि मान लीजिए डिसमिस ऑफ सूट हो जाता है तो उसकी दवा क्या है, ऑर्डर 9 रूल 9 में रेस्टोरेशन। जब वो रेस्टोरेशन लगाएगा और उसका दावा रेस्टोर हो जाएगा, तो आप ये मत समझिए कि अपने आप वो अटैचमेंट का ऑर्डर भी रिवाइव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए तो आप दोबारा से उस प्रॉपर्टी को अटैच कराने के लिए अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की फिर एप्लीकेशन लगाएंगे, ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं होगा। ऐसे वाद में जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है प्लेंटिफ की एब्सेंट में, निर्णय के पूर्व की गई कुर्की केवल इस तथ्य के कारण पुनः प्रवर्तित नहीं होगी कि व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करने का आदेश अपास्त कर दिया गया और वाद प्रत्यावर्तित कर दिया गया है, प्रत्यावर्तित कर दिया गया है, रेस्टोर कर दिया गया। तो आपका दावा रेस्टोर होगा, आपको अटैचमेंट बिफोर जजमेंट दोबारा से कराना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी का। एन अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट in a suit which is dismissed for default shall not become revived merely by reason of the fact that the order for the dismissal of suit for default has been set aside and the suit has been restored. सूट ही रेस्टोर्ड होगा, क्योंकि जब 9 रूल 8 में आपका दावा खारिज हो जाएगा, इसका मतलब वो प्रोसीडिंग्स भी खारिज हो गई, वो प्रोसीडिंग्स भी डिसमिस हो गई। कौन सी, ऑर्डर 38 वाली, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट वाली। डिफेंडेंट की किसी प्रॉपर्टी को आपने जजमेंट से पहले अटैच करवाया, कारण बता करके अदालत ने अटैच कर ली उस प्रॉपर्टी को, लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट यदि प्लेंटिफ एब्सेंट हो गया और ऑर्डर 9 रूल 8 में उसका दावा डिसमिस हो गया, उसके साथ क्या होगा, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो भी डिसमिस हो गई, वो ऑर्डर भी डिसमिस हो गया, संपूर्ण कार्रवाई, संपूर्ण दावा उसका डिसमिस हो गया और दावे में जो भी कार्रवाई हुई वो संपूर्ण डिसमिस हो गई। अब जब वो रेस्टोर कराएगा अपने दावे को, ऑर्डर 9 रूल 9 की एप्लीकेशन दे करके कि साहब इन कारणों से मैं नहीं आ सका, आप कृपा करके इसको रेस्टोर कर दीजिए। 9 रूल 9 में एक ही दवा है, यदि 9 रूल 8 में आपका दावा खारिज हो जाता है तो यू आर एंटाइटल्ड टू रेस्टोर योर सूट, गिव एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट कि मेरे दावे को रेस्टोर कर दीजिए, इन कारणों से मैं नहीं आ सका था, और कोई दावा नहीं है। रेस्टोरेशन, जब आप रेस्टोरेशन, जब प्लेंटिफ उसको रेस्टोर कराएगा तो प्लेंटिफ ये नहीं समझे कि मेरा जो ऑर्डर था अटैचमेंट बिफोर जजमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट वो भी रेस्टोर हो गया, उसके लिए आपको दोबारा से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं रूल 12 पे भी कर लीजिए साथ के साथ बात, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट अटैच बिफोर जजमेंट, कृषि उपज निर्णय के पूर्व कुर्क नहीं होगी। इस आदेश की कोई भी बात किसी कृषक के कब्जे में कि किसी कृषि उपज की कुर्की के लिए आवेदन करने को वादी को प्राधिकृत करने वाली या ऐसी उपज को कुर्क करने या पेश करने का आदेश देने का न्यायालय को सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी। आप ये समझिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है नॉट अटैचेबल बिफोर जजमेंट, नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द प्लेंटिफ to apply for the attachment of any agricultural produce in the possession of एग्रीकल्चरिस्ट के पास कोई अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसके पोजेशन में है, तो आप प्लेंटिफ उसको अटैच कराने के लिए
कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकता है। ऑर्डर 38 रूल 5 की अपन बात कर रहे हैं, तो आप इस तरह की एप्लीकेशन ऑर्डर 38 रूल 5 में नहीं दे सकते कि साहब इस कृषक की ये जो पर्टिकुलर उसके पोजीशन में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको अटैच कर लीजिए, ये स्कोप नहीं है। और टू एम्पावर द कोर्ट टू ऑर्डर द अटैचमेंट और प्रोडक्शन ऑफ सच प्रोड्यूस, और न ही ये अदालत का अधिकार है। यदि आप इस तरह की एप्लीकेशन लगा देते हैं कि इस कृषक की ये जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसको अटैच कर लीजिए, तो स्यूमोटो खारिज हो जाएगी, क्योंकि रूल 12 इस चीज़ के लिए मना करता है। और न ही अदालत की ताकत है, न ही अदालत की शक्ति है कि वो इस तरह का अटैचमेंट उस कृषक की कृषि प्रोड्यूस के लिए दे सके। तो कृषि उपज निर्णय के पूर्व कुर्क नहीं होगी। लास्ट एक और है रूल 13, स्मॉल काजेस कोर्ट को जो है किसी इमोबल प्रॉपर्टी को अटैच करने का अधिकार नहीं है। स्मॉल काजेस कोर्ट नॉट टू अटैच इमोबल प्रॉपर्टी। नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू एम्पावर एनी कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस टू मेक एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। इस आदेश की कोई भी बात स्थावर संपत्ति इमोबल प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए आदेश करने को किसी लघुवाद न्यायालय को सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी। लघुवाद न्यायालय स्थावर संपत्ति को कुर्क नहीं करेगा। तो ये अपन ने पढ़ा ऑर्डर 38 1 to